किसान भाइयों और बहनों, मैं हूँ रितिका और मैं ओपी राठौर। हम दोनों की ओर से सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन और सादर नमस्कार। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके मनपसंद और उपयोगी कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक। ये विशेष कार्यक्रम हम आपकी नजर कर रहे हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से। किसान भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं नई वैज्ञानिक जानकारियां और ऐसे उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने और अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकते हैं और एक समृद्ध तथा खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ऐसी उपयोगी जानकारियों और काम की बातों का खजाना लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुभवी कृषि वैज्ञानिक, और इनसे अपनी जिज्ञासाओं, अपने सवालों का समाधान जानने के लिए हमारे साथ प्रगतिशील किसान भी हैं। श्रोताओं, आज की आधुनिक कृषि चौपाल में हम मुख्य रूप से बात करेंगे मखाना की। मखाना यानी बिहार की एक ऐसी प्रमुख फसल जिसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने की भरपूर संभावनाएं मौजूद हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मखाना एक जलीय फसल है। इसे तालाबों, पोखरों आदि में उगाया जाता है। इसके कटीले बीजों की प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण से तैयार होता है मखाना यानी लावा, जिसे हम सब बड़े चाव से खाते हैं। पोषण में भरपूर होने के कारण इसे आजकल सुपर फूड भी कहा जाता है। इसलिए घरेलू और वैश्विक बाजारों में मखाना की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इस अवसर का आर्थिक लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड गठित करने का फैसला लिया है। इसके जरिए मखाना का उत्पादन, प्रोसेसिंग और इसके उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही मखाना और इसके उत्पादों को घरेलू और वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग में भी मदद की जाएगी। बिल्कुल। किसान भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मखाना की आधुनिक खेती और प्रोसेसिंग के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, और मखाना की खेती करने वालों के किसान उत्पादक संगठन यानी FPO बनाए जाएंगे। इससे किसानों का लाभ और आमदनी बढ़ेगी। आपको ये भी बता दें कि बिहार के दरभंगा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कार्य कर रहा है, जहां मखाना की खेती से जुड़े लगभग सभी पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाता है और उसके उपयोगी नतीजे किसानों तक पहुंचाए भी जाते हैं। किसान भाइयों और बहनों, हमारी आज की कृषि चौपाल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के अनेक वैज्ञानिक, जो हमें मखाना की खेती से जुड़े अनेक तकनीकी पहलुओं पर उपयोगी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार से। डॉक्टर साहब, बिहार में ऐसा क्या खास है जिससे यहाँ मखाना की खेती खूब फलती फूलती है? मखाने का जितना भी उत्पादन होता है हमारे यहाँ, उसका करीब 85% उत्पादन बिहार में ही होता है और खासकर मिथिला के क्षेत्र में होता है। यहाँ की एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि पग पग पोखर माछ मखान, ये है मिथिला की पहचान। तो मखाना हमारे मिथिला की पहचान रही है और आज बड़े हर्ष का ये विषय है कि मिथिला के मखाना ने मिथिला क्षेत्र को पुनः विश्व के मानचित्र पर स्थापित कर दिया है। निश्चित तौर पर हमारी मिट्टी, यहाँ का जलवायु, इसमें वो सारे गुण हैं, उतनी अनुकूलता है जिसने मखाना की खेती को प्रोत्साहित किया है। हमारे यहाँ तालाबों की संख्या काफी ज्यादा है। परंपरागत तौर पर मखाने की खेती तालाबों में होती आ रही है। इसके अलावा आप देखें तो पानी की जो आनुपातिक उपलब्धता अन्य प्रांतों की तुलना में हमारे उत्तर बिहार के क्षेत्र में और मिथिला क्षेत्र में ज्यादा है। और इन सब चीजों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो यहाँ सहायक है मखाना की खेती के लिए, वो है मिथिला के किसानों के पास, यहाँ के श्रमिकों के पास मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए जरूरी जो कौशल है, ये उनके पास है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक किसान भाई हैं राम प्रसाद जी। इनका एक सवाल है आपसे। मखाना उत्पादन बढ़ोतरी में क्या नई तकनीकी बदलाव किए गए हैं जिससे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके? पहला जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जो विकसित की गई है हमारे राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के द्वारा, वो है स्वर्ण वैदेही वैरायटी का विकसित होना। स्वर्ण वैदेही एक उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्म है
जिसमें 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता है। परंपरागत तौर पर जब हम तालाब में मखाने की खेती करते थे तो हमारी जो उत्पादकता होती थी 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती थी, लेकिन हमारी जो किस्म है स्वर्ण वैदेही, अगर इसकी खेती आप करते हैं तो 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आप उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे बदलाव हुए हैं वो कि परंपरागत तौर पर जहां तालाबों में खेती होती आ रही थी, अब खेत पद्धति से इसकी खेती संभव हो पाई है। कम पानी में, 1 फीट पानी में, 1.5 फीट पानी में अब आप मखाने की खेती बहुत ही सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो पौध संरक्षण की नई तकनीक, भूमि एवं जल संरक्षण की तकनीक, इसके अलावा पोषक तत्वों के प्रबंधन की तकनीक विकसित की गई है और इन सब चीजों के अलावा भारी संख्या में हमने किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया है। आप देखें तो पिछले 5 साल में 3000 से ज्यादा किसानों को हमने प्रशिक्षित किया है मखाना की खेती के लिए, मखाना के प्रसंस्करण के लिए और बाकी जो जरूरी तकनीकी सहयोग है वो हमने उनको प्रदान किया है। इन सबों के मद्देनजर हाल के समय में मखाना की खेती का तेजी से विस्तार हुआ है और साथ ही साथ आप जैसे जो अन्य किसान हैं मखाने की खेती में संलग्न हैं, उनकी आमदनी में भी आशातीत बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ हैं एक किसान, इनका भी एक सवाल है। सर, मेरा सवाल है कि मखाना उत्पादन बढ़ाने के लिए किन उन्नत किस्मों को चुन सकते हैं? इस अहम सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर BR जेना जी से, जो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। जी जो मखाना का पहले वैरायटी है वो हमारे रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना से 2006 में निकाला गया है। वो वैरायटी अच्छा वैरायटी है। उसका उत्पादन का जो क्षमता है वो 27 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है और इसका जो प्रोटीन परसेंट है 8.0% से लेकर 8.5% तक प्रोटीन मिलता है। और इसके अलावा ये जो वैरायटी है इसमें कार्बोहाइड्रेट और जो मैग्नीशियम, कैल्शियम ये भी अच्छा मात्रा में पाया जाता है। ये वैरायटी अभी बिल्कुल जो फील्ड वाला जो मखाना का कल्टीवेशन होता है उसमें ज्यादा प्रयोग किया जाता है और ये वैरायटी ये बहुत लोकप्रिय है और ये वैरायटी को अगर अपनाएंगे तो आपका जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होगा। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SM राउत जी। डॉक्टर साहब, क्या किसी जलाशय में मखाने की खेती के साथ मछली पालन भी किया जा सकता है? इससे किसानों को क्या फायदा होगा? लगभग बिहार में 8 लाख हेक्टेयर इतना एरिया वाटर लॉक कंडीशन में है और अभी तक हम लोगों ने 1 लाख हमारा कल्टीवेशन एरिया भी हम लोगों ने अचीव नहीं किया है। तो हमारे पास एकदम ह्यूज पोटेंशियल है कि हम उसमें मखाना भी कल्टीवेशन कर सकते हैं, मछली पालन भी कर सकते हैं और दोनों का भी समेकित खेती भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर सिस्टम में देखा जाए तो गहराई के अनुसार हम मछली पालन कर सकते हैं और मछलियों का भी चयन कर सकते हैं, जैसे कि खेती पद्धति हो गई, तालाब पद्धति हो गई। बहुत सारे किसान जो है वो चोर में करते हैं, मौन में करते हैं, जिसकी गहराई लगभग 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक है। कुछ मछलियों की वैरायटी है कार्प कल्चर, जैसे रोहू हो गया, कटला हो गया, मिर्गल हो गया। इन वैरायटी का हम यूज कर सकते हैं मखाना के साथ। और कम जो गहराई वाली खेती पद्धति है मखाना की, वहाँ हम सिंगी है, मागुर है, ये वाली मछलियाँ हम ले सकते हैं। डॉक्टर मनोज, हाल ही में मखाना का व्यावसायिक महत्व बढ़ा है, लोकप्रियता बढ़ी है, तो आप मखाना उद्योग में कितना विकास, कितना विस्तार देख पा रहे हैं? मखाने में पाई जाने वाली पौष्टिकता, इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुण, इन सबों के प्रति पूरी दुनिया में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे मखाना की मांग बहुत तेजी से वैश्विक स्तर पर बढ़ी है और साथ ही मखाने की कीमत भी बढ़ी है। तो मखाने की बढ़ती मांग वैश्विक स्तर पर और इसकी बढ़ती कीमत, इसने हमारे किसानों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका प्रदान किया है। अभी आप देखें तो पिछले 5 साल में मखाने की खेती का विस्तार 15,000 हेक्टेयर या 13,000 हेक्टेयर में जहां मखाने की खेती होती थी, आज 35,000 हेक्टेयर से ज्यादा में मखाने की खेती हो रही है। किसानों की आमदनी आज से 5 साल पहले तक जहां मखाना की खेती से प्रति हेक्टेयर हम 45,000 या 50,000 की बात करते थे, आज मखाने की औसत खेती से भी किसानों की आमदनी 4 लाख से 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक बहुत सुगमता से किसान प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा आप देखें तो बहुत सारे नए किसान हैं, शिक्षित युवा हैं, जो अब मखाने की खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मखाने में आमदनी की संभावनाओं को देखते हुए।
किसान भाइयों और बहनों, अब हम मखाना की खेती से थोड़ा आगे बढ़कर चलते हैं इसके मशीनीकरण और प्रोसेसिंग की ओर। हाँ, और मखाना की खेती में मशीनों के इस्तेमाल की जानकारी दे रही हैं राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर नचिकेत कोतवाली वाले। पिछले 5 वर्षों में मखाना का उत्पादन का जो क्षेत्र है वो 3 गुना के आसपास बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि मशीनें थी, और ये मशीनों के द्वारा जो है श्रम कम होता है, काम बड़ी तेजी से होता है, काम बड़ी अच्छाई से होता है, और इसके साथ में जोखिमें होती है किसी काम को करने में, वो सारी जोखिमें कम हो जाती। अब जैसे मखाना से संबंधित यदि हम बात करें तो जो खेत है, खेत को तैयार करना, या तालाब है, तालाब में से गाद निकालना, या फिर मेड़ बनाना, इस तरह के बहुत सारे ऐसे कार्य है जिसमें बहुत ज्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। लेकिन ये लेबर अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अभी स्थिति ये है कि आने वाले कुछ समय में हमारे पास में उत्पादन करने वाले कम रहेंगे और खाने वाले ज्यादा रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें यंत्रों के बगैर हमारा काम नहीं होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक सपना देखा है 2047 तक हमारा देश विकसित भारत होगा, तो उस सपने में एक ध्येय भी है कि हमारी कृषि में 75% मशीनीकरण हो जाएगा। और इसके लिए मशीनों की आवश्यकता, नए नए मशीन को इजाद करना और उनको किसानों तक पहुंचाना, इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और साथ में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, हम लोग मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर नचिकेत जी, हमारे किसान भाई महेश मिश्रा जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मखाना निकालने के बाद लावा बनाने के लिए कौन कौन सी विभिन्न प्रक्रिया की जाती है, और दूसरा क्वेश्चन है कि मशीन को उपयोग करके मखाना लावा बनाने से क्या फायदा होते हैं? मखाना अनुसंधान संस्थान 2023 से पुनर्जागृत हुआ है, तो हमारा इसमें मुख्य कार्य यही है कि हम मखाना की प्रोसेसिंग से संबंधित यंत्रों को लेके आए। जैसा आपको पता होगा, जो परंपरागत खेती होती है उस खेती में और जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा श्रम लगता है। अलग अलग कड़ाही और साथ में बहुत सारे औजारों का उपयोग करके धूल और धुएं में बैठकर किसान ये काम करते हैं, और जिसमें मखाना की जो गुणवत्ता है वो भी शायद निश्चित नहीं हो पाती है। तो जब आप मशीनों का उपयोग करते हैं तो मशीनों का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? मशीनों का उपयोग आप कर सकते हैं मखाने की धुलाई में, सुखाने में, उसके बाद ग्रेडिंग में, ग्रेडिंग करने के बाद में उसकी जो प्राथमिक रोस्टिंग की जाती है, प्राइमरी रोस्टिंग करते हैं उसमें, उसके बाद रोस्टिंग और पॉपिंग करते हैं जिसमें मखाना फोड़ के लावा बनाया जाता है उसमें, फिर जो लावा बन गया उस लावा को जो ग्रेडिंग की जाती है इसमें, और पैकिंग में। तो ये सारे कार्यों के लिए हमारे पास में मशीनें उपलब्ध हैं, और 2023 से जब से ये राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान फिर से कार्यशील हुआ है, तो तब से हम लोगों ने यहाँ पर एक पूरा प्रोटोटाइप प्लांट है जिसमें ये सारे यंत्र लगे हुए हैं। एक जैसा लावा आएगा, पूरा गोल आएगा, कोई चपटा नहीं आएगा, और साथ ही साथ में पूरी तरह से हाइजीनिक कंडीशन यानी कि स्वच्छता के साथ बनाया हुआ लावा है। तो जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक हो जाएगा कि पूरा मशीनीकरण करें जिससे कि कंटामिनेशन किसी तरह का ना हो। किसान भाइयों और बहनों, जैसा आप जानते हैं, मखाना की खेती में तालाब की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। तो क्या इसके लिए भी मशीनें मौजूद हैं? ये काम की बात बता रहे हैं राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्यकांत कराटे। सबसे पहले बात किया जाए तो खेत की तैयारी करनी है तो मिट्टी की अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए हम प्राथमिक जुताई, द्वितीयक जुताई, पडलिंग यानी कि कीचड़ में गीली जुताई कर सकते हैं। प्राथमिक जुताई में हम ट्रैक्टर के साथ कुछ हल है जैसे कि यम्बी प्लाव है, डिस्क प्लाव है, उसका उपयोग करके मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद द्वितीयक जुताई हम कर सकते हैं। इसमें कुछ साधनों जैसे कि डिस्क हैरो है और कल्टीवेटर है, उसका उपयोग ट्रैक्टर के साथ करके हम मिट्टी को अधिक भुरभुरा बना सकते हैं। इसके साथ हम मिट्टी की खरपतवार का भी नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद मखाना के पौधों को लगाने के लिए और अच्छा और उपयुक्त बेड बनाने के लिए हम गीली जुताई यानी कि पडलिंग करते हैं। उसकी वजह से पौधों का जो वृद्धि होता है, विकास होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। यदि छोटे तालाब है, छोटे छोटे खेत है, तो हम ट्रैक्टर की जगह पे पावर टिलर का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि हमें तालाब बनाना है, खेत से मिट्टी की खुदाई करना है, तो आज बहुत सारी अर्थ मूविंग मशीन है जिसका हम उपयोग करके ये सारे काम आसान तरीके से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसी के साथ मखाना में जल प्रबंध के उपायों के बारे में भी बता दीजिए। अभी मखाना खेती के लिए जल की आपूर्ति करना बहुत ही जरूरी बात है। उसमें हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी उपयोग कर सकते हैं, सबमर्सिबल पंप का भी उपयोग कर सकते हैं।
यदि हमें पानी को उठाना है और वो तालाबों से और नहरों से उठाना है तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग कर सकते हैं। यदि हमें बोरवेल और ट्यूबवेल से पानी उठाना है तो हम सबमर्सिबल पंप का उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज पंप आते हैं, इसको हम अपने जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आजकल नए तरीके से सौर ऊर्जा पंप भी आए हैं, जैसे कि हमारे भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना शुरू की है, उसके तहत किसानों को सौर पंप के इंस्टॉल करने के लिए मदद की जाती है। तो सौर पंप का भी उपयोग हम पानी को उठाने के लिए कर सकते हैं। तो मखाना की फसल के लिए बताया जाए तो इसके लिए स्वच्छ और मीठा जल चाहिए, यानी कि उसका पीएच और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी जाए तो इसका पीएच लगभग न्यूट्रलिटी के आसपास मीन्स 6.5 से लेके 8 तक होना चाहिए। वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0.5 डिजी साइमन पर मीटर के कम होनी चाहिए। उसको जांचने के लिए हम जो आजकल अवेलेबल है पीएच मीटर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रोताओं, अन्य फसलों की तरह मखाना की फसलों को भी कीड़ों से नुकसान पहुंच सकता है। चूहे भी इसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस नुकसान से कैसे बचा जाए, क्या उपाय किए जाएं? ये उपयोगी जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार पसला जी। जैसे अन्य फसलों में कीड़ा लगता है, हमारा मखाना के खेतों में कीड़ा का बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर देखा जाएगा तो हम नर्सरी स्टेज से लेकर फ्लावरिंग स्टेज तक ये नुकसान देखने के लिए ज्यादा मिलता है। जैसे कुछ कीड़ा है, जैसे उसका बुरा असर पड़ता है हमारा उपज में और उसका मखाना गुणवत्ता में। जैसे लाही, उसको माहू भी बोलते हैं। इसको जो नर्सरी स्टेज में दिसंबर से लेकर मार्च तक ये उसका प्रकोप मिलता है। इसका वजह से ये पत्ता में रस चूसने वाला है। ये रस चूसने की वजह से पत्तियाँ पीला पड़ जाती है, सड़ जाती है, और इसका जो मेन ये नर्सरी स्टेज में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा सिंगारा भ्रूण करके एक कीड़ा है, वे भी पत्ते पर खा के उसको पूरा जो भी क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस करके हमको मखाना बनाता है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारा उपज में बुरा असर पड़ता है। उसके अलावा जड़ बेधक करके एक कीट आता है, वो पूरा जड़ का हमला करके उसको खाता है। इसके वजह से हमारा पौधा ये पोषक तत्व और पानी का नहीं ले पाता है, उसके बाद उसका मौत भी हो सकता है। किसान भाइयों और बहनों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मखाना को एक उद्यम या एंटरप्राइज के रूप में। डॉक्टर विनोद जी हमारे एक मखाना उद्यमी अमरजीत साहनी जी आपसे पैकेजिंग के बारे में एक सवाल पूछना चाहते हैं। मखाना पॉप के लंबे समय तक भंडारण के लिए किस प्रकार की पैकेजिंग अच्छा रहेगा? जो पैकेजिंग मटेरियल जैसे होना चाहिए, जैसे मल्टी लेयर लैमिनेटेड पाउच। इसमें क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ पाउच होता है। ऊपर का हिस्सा पॉलीथिलीन का बना होता है, अंदर का एल्यूमिनियम फॉइल जैसे होता है, जिसका वजह से वो नमी नियंत्रित होता है और उसका कीड़ा की अटैक भी रोक सकता है। इसके वजह से हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा एक वैक्यूम सील है। वैक्यूम सील मतलब उसका पैकेट के अंदर से पूरा हवा निकल के हम मखाना स्टोर करते तो हम लंबा समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए सिलिका जेल पैकेट और ऑक्सीजन अब्जॉर्बेंट जो प्राणवायु है वो पैकेट में डालेगा तो उसका पूरा प्राणवायु ऑब्जर्व कर लेगा। जब कीड़ा को प्राणवायु न मिलेगा वो उधर ही मर जाएगा, क्योंकि उसका लंबे समय तक हम भंडारण कर सकते हैं। श्रोताओं, आपने सुना होगा कि मखाना के मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन में इसकी बाजार कीमत बढ़ जाती है, उद्यमियों का लाभ भी बढ़ जाता है। तो क्या है ये वैल्यू एडिशन? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार। अगर हम केवल मखाना को पॉलिश कर देते हैं और सफेद रंग का ज्यादा दिखने लगता है तो उसकी वैल्यू 10% के करीब बढ़ जाती है और इतना ज्यादा पैसा मिलता है। फिर दूसरा आता है उसको अलग अलग साइजेस में ग्रेड करने का, जैसे कि हमें पता है 4 सूता प्लस, 5 सूता प्लस, 6 सूता प्लस। चूंकि गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं आता लेकिन देखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए जो कस्टमर पे कर सकता है वो उसका ज्यादा पैसा देने को तैयार हो। तो केवल ग्रेडिंग करने से ही हम एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 2200-2300 रुपया किलो। तीसरा एस्पेक्ट आता है, अगर हम प्रोडक्ट के रूप में ले आए, के साथ और सारे मसाले मिलाए जाए, थोड़ा सा तेल मिलाया जाए, उसको पैक किया जाए और कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, तो ये एक नए तरह का वैरायटी होती है, नया तरह का प्रोडक्ट है, मार्केट में अवेलेबल है। हमारा संस्थान ICAR के कई संस्थान इस पर काम भी कर रहे हैं और अलग अलग ट्रेनिंग ऑप्शन भी देते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल कुमार राउत।
डॉक्टर साहब, पोषण के नजरिए से मखाना में ऐसी क्या खूबियां हैं जो इसे सुपर फूड बनाती हैं? पहला है इसमें कि प्रोटीन की मात्रा इसमें अच्छी होती है। जैसे मखाना में, लावा में लगभग 9.7% प्रोटीन होती है, तो इससे हमारा जो डेली प्रोटीन इनटेक है वो पूरा किया जा सकता है। इसके साथ इसमें और एक मानक होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये जिस प्रोडक्ट में जितना कम होता है तो हम डायबिटिक पेशेंट को इसका सजेस्ट कर सकते हैं। तो मखाना एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एक अच्छा डाइट के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन का इशू जिनको है उनके लिए हम वो फूड सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं। डॉक्टर राहुल, मखाना और इसके उत्पादों का लंबे समय तक भंडारण कैसे करेंगे? क्या उपाय करने चाहिए? मखाना कोई भी खाद्य उत्पाद जब होता है तो हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी गुणवत्ता और उसका जो शेल्फ लाइफ होता है, मतलब उसका क्वालिटी ज्यादा दिन तक बनी रहे, उसके लिए उसका सही से स्टोरेज होना जरूरी है। तो जहाँ पे हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो वो जगह एक तो साफ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ पे जैसे चूहा या कोई भी ऐसे कीड़े वगैरह का कॉन्टेमिनेशन ना हो। उसके साथ वो एक शुष्क जगह होनी चाहिए, क्योंकि नमी के वजह से भी खाद्य उत्पाद डैमेज होते हैं। तो जैसे मखाना की बात है, जो लावा होता है उसमें काफी मॉइस्चर कम रहता है, तो हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि स्टोरेज के समय वो बाहर के नमी ना सोख ले, जिसकी वजह से वो क्रिस्पी नहीं रहता, नरम हो जाता है। तो उसके लिए अच्छे पैकेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर टाइट पैकेज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको वैक्यूम पैकिंग भी कर सकते हैं जिसके उसका शेल्फ लाइफ भी बना रहे और उसकी ताजगी मेंटेन रहे। उसके साथ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट के अंदर ही हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों और बहनों, मखाना को एक सफल उद्यम के रूप में पहचान दिलाने वाले उद्यमी मनीष आनंद जी हमारे साथ हैं। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो पहला सवाल पूछ रहे हैं किसान भाई बुटाई मुखिया जी। हम 25 तालाब मछली और एवं मखाना का काम कर रहा हूँ, साथ साथ लावा का भी काम कर रहा हूँ। हमसे सर से निवेदन ये है कि हम किसान उद्यमियों से क्या लाभ उठा सकता हूँ? किसान डायरेक्टली या तो उद्यम में आ जाएं तब तो वो भी उद्यमी हो जाएंगे तो कर सकते हैं, या अगर आप किसानी में ही रुक रहे हैं, जो उद्यमी है आपके आसपास, आपके जिला में हो, आपके राज्य में हो, जिसके साथ आपको टाई अप करना, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लीजिए। तो उससे क्या हुआ कि आपको पता रहे कि मुझे ये श्योर पैसा मिल रहा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप तो मखाना इससे मिलना चाहिए कि इसका विदेशों में बहुत ज्यादा भारी मांग है ऑर्गेनिक मखाना के लिए, तो आप लोग ऑर्गेनिक खेती कीजिए तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तीसरा क्या है, उद्यमी के साथ मिलकर ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट होता है। अगर सपोज कोई पैकेट यूएस में बिक रहा है या बॉम्बे या दिल्ली बिक रहा है तो पता होगा बायर को, कंज्यूमर को, कि वो किस खेत से बन के आया है, उसका वैल्यू चेन क्या है। तो इससे इसका एक फायदा हो जाता है। दूसरा, जो नए किसान आने वाले हैं जिनको पता नहीं, अभी फर्स्ट टाइम करेंगे, तो उनको ये नहीं पता है कि हम इसको बेचेंगे कहाँ पे। तो उस केस में भी अगर आप किसी उद्यमी से टच में रहते हैं तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हैंड होल्डिंग करके आपका जो बाय प्रोडक्ट है बता सकता है क्या करना है। दूसरा, आप अगर आप उनसे उद्यमी से टच में रहते हैं तो मार्केट में क्या आने वाला है, किसान को हो सकता है उसकी जानकारी नहीं हो। जब वो उपज बेच ले तब पता चलेगा ये तो हमने सस्ते में बेचा या हमने बहुत महंगे बेच दिया। श्रोताओ, अपने स्वास्थ्य लाभों के कारण मखाना का बाजार देश विदेश में फैल रहा है, मांग बढ़ रही है। इस बाजार के बारे में सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव रंजन झा जी, जो एक सफल उद्यमी हैं। सबसे पहले तो हम जहाँ पर बैठे हुए हैं इस रीजन को बोलते हैं मिथिलांचल। शरद पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन पूरा मिथिलांचल में सबसे ज्यादा कंजम्पशन एक दिन में, एक रात में होता है मखाना, उसको कोजगरा बोलते हैं। उसके बाद बिहार से सटे हुए राज्य जो हैं, बंगाल हैं, यूपी हैं, जहाँ पर होती है, देश की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद अभी देखा गया है जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई और दिल्ली, यहाँ पर भी मखाना यूज होने लगा है स्नैकिंग के रूप में। आगे चलते हैं, नया राज्य जो कुछ जुड़े हैं इसमें, उसमें गुजरात और साउथ के कुछ राज्य जुड़े हैं, वहाँ पे भी मखाना पहले से ज्यादा कंज्यूम होने लगा है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे ज्यादा अगर कंजप्शन देखा गया है, यूएस सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, यूके हैं। तो इस तरह से देखा जाता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट दोनों ही 10 से 15% के एवरेज से बढ़ रहे हैं। मखाना बोर्ड के गठन को लेकर हमारे किसान भाइयों में काफी आशाएं हैं। इसका किसान भाइयों को क्या लाभ होगा, बता रहे हैं भारत सरकार के अपर आयुक्त प्रशांत अरमोरिकर जी।
बजट सत्र 2025 में जो घोषणा हुई थी कि मखाना बोर्ड की स्थापना होनी है, उसके बाद ये जो कृषि चौपाल है, इसमें जो ये चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नीतिगत फैसले लेने में इसमें एक किसान और वैज्ञानिकों के बीच में जो चर्चा हुई है उसके माध्यम से भी नीतिगत फैसले लिए जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मखाना में उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो तकनीकी इंटरवेंशन की जरूरत है और इसके लिए बहुत सारे रिसर्च अनुसंधान की जरूरत है अभी, जिसके लिए ICAR को अनुसंधान की तरफ ध्यान देना होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, भारत सरकार की सारी योजनाएं ऐसी है कि जिसमें कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े और किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो, इस पर निरंतर चर्चा होती है और हमारे सारे जो कार्यक्रम है किसान कल्याण के इसी पर आधारित है। मैं आपको बता दूं कि भारत में 730 से ज्यादा जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र भी है और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा भी है। डॉक्टर राजेश जी, एक सवाल है आपसे। मिथिला अंचल के मखाने को भारत सरकार की ओर से क्या कोई विशेष पहचान दी गई है? GI टैग जैसी कोई व्यवस्था है क्या? GI टैग मखाने को मिला हुआ है और उसका नाम है मिथिला मखाना। मतलब ये है कि इस मिथिला अंचल में अगर मखाना प्रोड्यूस करते हैं, आप उगाते हैं और यहाँ से लावा बनता है तो उसका एक सर्टिफिकेशन होता है जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिलेगा। वो अगर आप लगाते हैं उसके साथ तो ये आपकी पहचान, अगर अमेरिका में वो मिल जाता है तो उस पर लिखा हुआ रहेगा कि ये मिथिला मखाना है और मिथिलांचल से है, तो ये आपकी पहचान को वहाँ तक पहुँचाता है। आज हमारे साथ ML कॉलेज दरभंगा के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा भी हैं। डॉक्टर झा, आप मखाने की पौष्टिक खूबियों, इसके स्वास्थ्य लाभों को किस तरह देखते हैं? इसमें जो प्रोटीन है करीब 10% के आसपास होता है और लोगों ने भी कहा है, लेकिन इसकी जो गुणवत्ता है, जैसे मैं कहता हूँ कि हम चावल के साथ दाल मिला के खाते हैं, सब्जी मिला के खाते, केवल चावल खा के जिंदा नहीं रह सकते, केवल दाल खा के जिंदा नहीं रह सकते, हमें मिला के खाना पड़ता है बैलेंस्ड फूड के लिए। और भी चीजें जो जरूरी है भोजन में सब खाना पड़ता है। वो इसलिए है कि प्रोटीन बना हुआ होता है अमीनो अम्लों से। जैसे हमारा घर बना हुआ होता है ईंटों से, उसी तरह से प्रोटीन बना हुआ होता है अमीनो अम्लों से। और कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो कि हमारा शरीर नहीं बनाता है, वो किसी भोज्य पदार्थ में कितनी उसकी मात्रा है उससे उसका मूल्य आंका जाता है। तो मखाने में आवश्यक अमीनो अम्लों का अनुपात है वो 90 के आसपास है, जो कि इसको मछली, मांस, अंडा के समकक्ष बनाता है। एंटी डायबिटिक कंपाउंड अभी हाल में HbAC, हाइड्रोक्सी बेतुलिनिक एसिड, बीटा कैप्राइलेट, ये कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो ये डायबिटीज में है, हृदय रोगों में गुणकारी है। तो हम इसको सोयाबीन की तरह न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। केवल न्यूट्रास्यूटिकल मतलब खाद्य औषधि है, खाद्य भी है और औषधि भी है। यहाँ तक कि इसका जो खपड़ुइया है, सीड कोट, उसमें बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स मिले हैं। जैसे अमीनो एसिड्स हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए फैटी एसिड भी आवश्यक है। और जो फैटी एसिड हमारा शरीर नहीं बनाता है वो इसके सीड कोट में है। किसान भाइयों और बहनों, मखाना पर हुई इस रोचक और उपयोगी चर्चा में बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। हाँ बिल्कुल। और अब हम आ पहुँचे हैं आधुनिक कृषि चौपाल के आखिरी पड़ाव यानी समापन की ओर। आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई वैज्ञानिकों द्वारा दी गई उपयोगी जानकारियों का लाभ उठाएंगे, नए उपायों को अपनाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ाकर समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। आधुनिक कृषि चौपाल से जुड़कर किसान भाइयों को बहुमूल्य सलाह देने के लिए हम सभी वैज्ञानिकों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं उन मखाना उद्यमियों को भी जिन्होंने किसानों को सफल उद्यमिता के गुर बताए। साथ ही आधुनिक कृषि चौपाल से जुड़ने वाले सभी किसान भाइयों बहनों और श्रोताओं के भी हम आभारी हैं। श्रोताओं, इस विशेष कार्यक्रम को और अधिक रोचक और उपयोगी बनाने के लिए हमें आपके सुझावों और मार्गदर्शन की जरूरत है। कृपया ईमेल भेजकर अपने सुझाव भेजें और ये भी बताएं कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। हमारा ईमेल पता नोट करें, kkbongold@gmail.com। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें, kkbongold@gmail.com। श्रोताओं, हमें आपके ईमेल्स की प्रतीक्षा रहेगी। श्रोताओं, हम जल्द ही एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे आधुनिक कृषि चौपाल की एक नई कड़ी के साथ, उपयोगी जानकारियों के नए गुलदस्ते के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए विदा। नमस्कार।